Hello students. Today we will be covering the question paper analysis of SPPU PET 2024 for English Literature. अगर आप चाहते हैं पीएचडी करने का मौका तो लगाना ही पड़ेगा पीईटी एग्ज़ाम में चौका. यूजुअली पीईटी एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए तो अवेलेबल नहीं होता, इसलिए हम लाए हैं आपके लिए memory based question paper. This exam was conducted on 31st August 2024, second shift. टोटल क्वेश्चंस थे 25. फॉर्मेट है MCQ टाइप. एग्ज़ाम ड्यूरेशन होती है 90 मिनट्स. तो चलो देख लेते हैं इस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस. एक क्वेश्चन आया था अ मॉडेस्ट प्रपोजल बाय जॉनथन स्विफ्ट. इसमें पूछा गया था कि व्हाई वाज अ मॉडेस्ट प्रपोजल रिटन. उसमें ऑप्शंस दिए गए थे 5 सेंटेंसेस दिए गए थे कि स्टेटमेंट्स, जिसमें लिखा गया था कि डिफरेंट रीजंस की क्यों. तो आपको ये सब याद होना चाहिए, ये सब पता होना चाहिए. जॉनथन स्विफ्ट ने ये लिखा था. इट वाज अ क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म. ही वाज राइटिंग अगेंस्ट सोशल एंड इकोनॉमिक इनजस्टिस. द essay was a response to the widespread poverty of and famine in Ireland. फिर उन्होंने किया है satirical commentary on problem solving and moral and ethical provocation. कि उनकी जो proposal थी वो इतनी extremist थी कि लोग थोड़े हैरान भी हो गए थे ये सुन के कि भाई आप ये क्या प्रपोज कर रहे हैं. उसमें ऐसा इसलिए था बिकॉज इट वॉज मेंट टू चैलेंज द ऑडियंस टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर कॉम्प्लिसिटी इन द सिस्टमिक इश्यूज ऑफ द टाइम. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट पे कहीं ना कहीं एक अटैक था. फिर एक क्वेश्चन था ऑरलैंडो के ऊपर, रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ. अगेन देयर वर 5 स्टेटमेंट्स और की पॉइंट्स अबाउट ऑरलैंडो एंड उसमें से सेलेक्ट करना था कौन सा सही है. सो ऑरलैंडो वॉज रिटन, इट वॉज showing us gender fluidity. The novel explores identity through Orlando, who transitions from male to female. वो अपना gender ही बदल देते हैं. And challenges the traditional notion of gender role and expectation. Time span थी 300 years. कोई इतने समय तक कैसे रह सकते हैं, लेकिन ऑर्लैंडो जी रह रहे हैं. एंड इट वॉज लाइक अ सटायरिकल बायोग्राफी. इस कैरेक्टर के ऊपर वर्जीनिया वुल्फ जी ने लिखा है सटायराइज करते हुए तब के कन्वेंशंस और ट्रेडिशनल बायोग्राफीज. सो शी ब्लेंड्स फैंटेसी विद रियलिटी टू क्रिटिक हिस्टोरिकल एंड लिटरेरी नॉर्म्स. It was also very important to know that it was inspired by Vita Sackville West. The novel was inspired by Virginia Woolf's close connection to her friend and lover, Vita Sackville West, and reflects the themes of love, art and identity, making it both personal and universal. तो ये जो लव अफेयर था वीटा जी के साथ उनका, बड़ा मज़ेदार किस्सा है. आप कभी गूगल करके पढ़ लीजिए, लेकिन ये इसमें कवर अप किया गया है. थोड़ा पर्सनल भी टच ऐड किया गया है उनके लाइफ के बारे में. फिर ये है एक पोस्ट कॉलोनियल वर्क, द एम्पायर राइट्स बैक पे एक क्वेश्चन था. इसमें भी पॉइंटर्स दिए गए थे कि एम्पायर राइट्स बैक के बारे में आपको आइडेंटिफाई करना था विच आर द राइट ऑप्शंस. लाइक किसने लिखा है, किसके लिए लिखा गया था, मोटिव क्या था लिखने में, कौन से डिसिप्लिन के नीचे आ रहा है. इट्स पोस्ट कॉलोनियल. तो एम्पायर राइट्स बैक वॉज रिटन बाय बिल एशरॉफ्ट, गैरेथ ग्रिफिन्स एंड हेलन टिफिन. Post-colonial criticism, it is a foundational text in post-colonial theory analyzing how former colonies have responded to the colonial narrative through their own literature or reclaiming narratives. This is very important कि the work emphasizes how post-colonial writers challenge the dominant Western narratives by reclaiming their own story and history. Basically, ओरिएंट के लोग या जो कॉलोनाइज से कॉलोनी के नीचे थे, वो लोग चैलेंज कर रहे हैं अपने कॉलोनाइजर्स को, वेस्ट को, और बता रहे हैं कि भाई हमारी भी पहचान है, सुन लो. एक और वेरी सिमिलर वर्क फ्रॉम पोस्ट कॉलोनियलिज्म, दिस इज ओरिएंटलिज्म बाय आवर फेमस बाबा एडवर्ड सैयद. एडवर्ड सैयद ने ये 1978
1948 में लिखी थी एंड दिस वाज अ क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न परसेप्शंस. मतलब एक धनाधन अटैक हो रहा है वेस्टर्न मेंटालिटी पे, वेस्टर्न जो उन्होंने पहले वेस्ट ने क्रिटिसाइज कर रखा था ओरिएंट को, अब ओरिएंट इज़ फाइटिंग बैक एंड दीज आर द वर्क्स यू आर गेटिंग टू सी. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे मत भूलना. It's very important कि Orientalism was against the colonial power dynamics and it was speaking about it. Said examines how Orientalism served as a tool for colonial domination, justifying imperial control by portraying Eastern people as incapable of self-governance. तो वो बता रहे थे कि भाई आप बाकी कंट्रीज में राज करना चाहते हो, वेस्ट को कह रहे थे, और ये बता रहे हो कि हाँ उनकी गवर्नमेंट ही केपेबल नहीं है, ईस्टर्न पीपल आर इनकेपेबल ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, दैट्स हाउ दे गॉट द कंट्रोल. सो ये सब एक्सपोज किया हुआ है इनके वर्क में. एंड द बुक एक्सप्लेन्स हाउ द कंसेप्ट ऑफ ओरिएंट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द वेस्ट टू डिफाइन itself against an imagined inferior other, shaping both the cultural and political relationship. फिर आपके पास एक क्वेश्चन था जॉन ड्राइडन के ऊपर, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. जॉन ड्राइडन वॉज प्राइमरली नोन एज, द आंसर वॉज सटायरिस्ट एंड प्ले राइट, एंड क्रिटिक का भी ऑप्शन दिया गया था. अलग अलग ऑप्शन थे, लाइक इज ही अ पोएट, इज ही अ प्ले राइट, इज ही अ सटायरिस्ट. एंड एक ऑप्शन में आई थिंक सटायरिस्ट एंड प्ले राइट साथ में थे, सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव सिलेक्टेड दैट. बट क्रिटिक एंड एसेइस्ट के हिसाब से भी स्टैंड पॉइंट से उनकी बहुत अहमियत थी, बिकॉज ही हैड रिटन एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. पोएट लॉरेट भी थे, ही वॉज अपॉइंटेड एज इंग्लैंड्स फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरेट इन 1668, a title he held until 1689, marking him as a leading literary figure of his time. जॉन ड्राइडन जी के बाद थे कुछ लिटरेरी टर्म्स. अब इसमें भी भाई डरना नहीं है, घबराना नहीं है. अगर यूजीसी नेट के एमसीक्यूज अच्छे से सीख लो तो ये आप आंसर कर पाएंगे. वन ऑफ द क्वेश्चंस वाज फैब्यूला, उसको मैच करना था फैब्यूला और स्यूजेट को. सो फैब्यूला मैच हो रहा है स्टोरी के साथ, स्यूजेट मैच हो रहा है प्लॉट के साथ. एक और टर्म था हाइब्रिडिटी. हाइब्रिडिटी वाज गिवन बाय होमी के भाभा. बुक था कौन से बुक में लिखी गई थी ये टर्म, ये टर्म डिस्कस की गई थी इस बुक में. द टर्म इज डिस्कस्ड इन भाभा's book द लोकेशन ऑफ कल्चर 1994. It refers to hybridity, refers to the mixing of cultures that occurs when colonized society engage with colonial power. It challenges the binary opposition between the colonizer and colonized, creating a new hybrid identities and cultural expression. उसके बाद आपका फैब्यूला और स्यूजेट, ये टर्म दिया है विक्टर श्लोव्स्की ने. ही इज this concept is later developed by Russian formalists like Boris, and the work was his theory of prose in 1925. Fabula refers to the raw material of a story, यानी कि स्टोरी में जो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में इवेंट्स आ रहे हैं, एंड सियोजेट रिफर्स टू हाउ दीज इवेंट्स आर ऑर्गेनाइज, मतलब कौन से ऑर्डर में ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं इन प्रेजेंटेड इन द नरेटिव, ऑफन नॉन क्रोनोलॉजिकली. माई थीम भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी क्रिटिकल टर्म डिस्कस की गई थी पेपर में. ये पूछा गया था कि किसने कॉइन किया था. सो इट वॉज क्लॉड लेवी स्ट्रॉस इन द वर्क The Structural Study of Myth, 1955. And what does it refer to? It refers to a myth. A mytheme is the smallest unit of a myth, analogous to a morpheme in linguistics. It refers to fundamental narrative element that when combined create the structure of a myth. तो myth इस तरह के element combine होते हैं एक narrative के लिए, जिससे myth की structure बनती है in a story.
फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन था आपके लिटरेचर के राजा विलियम शेक्सपियर के ऊपर। विलियम शेक्सपियर जी को छोड़कर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश में प्रिपेयर कर ही नहीं सकते, ये बात आप याद रखिएगा। विलियम शेक्सपियर के ऊपर उनके प्लेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। सो द प्ले वॉज मैकबेथ। मैकबेथ के ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि कैरेक्टर पहचानना था। कैरेक्टर्स हम देख लेते हैं। 1606 में लिखी गई ये ड्रामा, उसके कैरेक्टर्स है मैकबेथ। ही इज़ अ स्कॉटिश जनरल हुज एम्बिशन लीड्स हिम टू ट्रेचरी एंड मर्डर। इतने बड़े बड़े सपने हैं भाई साहब के कि मर्डर ही कर बैठते हैं। लेडी मैकबेथ, इट इज़ हिज वाइफ। यही मतलब इनके दिमाग में, मैकबेथ के दिमाग में ये उल्टा सीधा आइडिया इनकी वाइफ ही डालती है। शी इज़ डीपली एम्बिशियस एंड इनकरेजेस मैकबेथ टू परस्यू द पावर एट एनी कॉस्ट। फिर है डंकन। डंकन इज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड जिनका मर्डर होता है, और इनके मर्डर के बाद मैकबेथ का डाउनफॉल होता है। देन यू हैव बैंको। बैंको इनके बहुत अच्छे दोस्त है, वफादार है। ही इज हिज जनरल इन द स्कॉटिश आर्मी एंड हिज डिसेंडेंट्स आर प्रोफेसाइड टू इनहेरिट द थ्रोन। देन you have Macduff, a Scottish nobleman who ultimately leads the rebellion against Macbeth. Macbeth के खिलाफ ही मोर्चा निकाल देते हैं। और ये तीन जादूगरनियाँ witches, mysterious figures who prophesize Macbeth's rise to power and eventual downfall. भविष्यवाणी निकाल देते हैं कि भाई तुम्हारा डाउनफॉल होगा, और हो भी जाता है। तो ये कैरेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। और भी प्लेस से कैरेक्टर्स आ सकते हैं। इस बार मैकबेथ का आया, अगले बार कोई दूसरे प्लेस से भी आ सकता है। तो शेक्सपियर के जो इम्पोर्टेंट, जो बहुत ही क्लासिक और वेल नोन प्लेस है, उनके कैरेक्टर्स याद करना इम्पॉर्टेंट है। फिर हमारे पास था मॉल फ्लैंडर्स बाय डैनियल डेफो। अब डैनियल डेफो के और भी वर्क्स आ सकते हैं, लेकिन इस बार आया मॉल फ्लैंडर्स। Moll Flanders was published in 1722. The novel was presented as the autobiographical account of the life of Moll Flanders, detailing her adventures and misadventures over several decades. It was a social critique. Daniel Defoe जी ने ऐसा लिखा है कि Moll's life was to critique the social conditions of 18th century England, particularly the limited options available to women and the harshness of the legal system and hypocrisy of societal norms. तो भाई इन्होंने सोसाइटी के नॉर्म्स को 18th सेंचुरी इंग्लैंड को चैलेंज करते हुए ये नॉवल लिखा था। एक बहुत ही अलग पोर्ट्रेयल दिखाया गया है अबाउट अ वुमेन्स कैरेक्टर। शी इज़ रिसोर्सफुल, रेजिलियंट एंड मॉरली एम्बिगस। यानी कि तब के औरतों को कहा जाता था सहमे सहमे से रहो, ज़्यादा बात मत करो, उन्हें ज़्यादा ओपिनियन नहीं दी जाती थी, उन्हें एडवेंचरस के फॉर्म में नहीं दिखाया जाता था। लेकिन इन भाई साहब ने अलग कुछ करने की हिम्मत की है, एंड इस तरह से ये कहानी लिखी गई है। फिर थे हमारे जूडिथ बटलर के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था दैट विच इज़ नॉट अ वर्क ऑफ जूडिथ बटलर, आइडेंटिफाई। कुछ ऑप्शंस दिए गए थे, और भी फेमिनिस्ट क्रिटिक्स के वर्क साथ में मिलाए गए थे। ऐसे 5 ऑप्शन दिए गए थे, और उसमें से पहचानना था कि उसमें से जूडिथ बटलर का वर्क कौन सा नहीं है। सो अगर आपको पहचानना है कि कौन सा उनका वर्क नहीं है, तो यू शुड बी वेल वर्स्ड विथ विच आर द वर्क्स ऑफ जूडिथ बटलर। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्क्स आर हियर, जैसे कि जेंडर ट्रबल, बॉडीज दैट मैटर 1993, एक्साइटेबल स्पीच 1997, The Psychic Life of Power 1997, Antigoni's Claim 2000, Precarious Life 2004, Undoing Gender 2004, Frames of War 2009, Notes Towards a Performative Theory of Assembly 2015, और सबसे recent जो वर्क है उनकी The Force of Non-Violence 2020। अब इससे आगे कुछ क्वेश्चंस एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, क्योंकि स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम के बाद आने के बाद बहुत ही जल्दी लिखने की कोशिश की है कि कौन से नाम आए थे, कौन से टर्म्स आए थे। तो एग्जैक्ट नहीं मालूम, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स बता रहे थे कि हाइपर रियल पूछा गया था। जॉन बॉड्रिलार्ड का जो टर्म है, ही इज़ द हाइस्ट प्रीस्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, और उनकी ये टर्म सिमुलेशन एंड हाइपर रियल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस बार हाइपर रियल पूछा गया था।
फिर ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन है, ये मैंने कभी नेट एग्जाम में भी पहले नहीं देखा था। अराइवल ऑफ अ ट्रेन जो ये वर्क है, उन्होंने पूछा व्हाट इज इट एंड किसने लिखा है। सो दिस अराइवल ऑफ अ ट्रेन एट ला सियोटाट स्टेशन 1895 में लिखी गई एक फ्रेंच शॉर्ट साइलेंट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है एंड इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ऑगस्टे एंड लुइस लुमियर। क्योंकि फिल्म स्टडीज़ भी था तो फिल्म स्टडीज़ में से ये क्वेश्चन आया था एंड इट वाज एन अनयूजुअल क्वेश्चन, ज़्यादा लोगों ने पहले देखा नहीं था। टेक्सचुअल एनालिसिस पे एक क्वेश्चन था। टेक्सचुअल एनालिसिस क्या है, कैसा है, आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। इट इज़ अ ब्रॉड टर्म फॉर वेरियस रिसर्च मेथड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब, इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड टेक्स्ट। फिर एक क्वेश्चन आया था जनरल नॉलेज के ऊपर, रिसर्च मेथोडोलॉजी के सेक्शन में। CTET कौन से बॉडी से कंडक्ट की जाती है? ऑप्शन से UGC, NCTE एंड द राइट आंसर वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE। फिर एक टर्म आया था, दिस वाज आल्सो वन मोर टर्म, एक टर्म था अर्बन लेजेंड। अब भाई ये लेजेंड कौन है? लेजेंड देख लेते हैं। लेजेंड थे रिचर्ड डॉर्सन। The term urban legend was used by folklorists. It had appeared in print in 1968. और ये टर्म बनाया किसने था? ये टर्म फोकलोर में आ रहा है, अर्बन फोकलोर में। इनको कॉइन करने वाले हैं जैन हेरोल्ड ब्रूनवैंड। फिर ये आपको दिख रहे कुछ टर्म्स, ये है नारी शक्ति यानी कि फेमिनिज्म। फेमिनिज्म में था सैफिज्म, लेवेंडर मेनेंस एंड द वुमन आइडेंटिफाइड विमेन। इस तरह के टर्म्स थोड़े इनके अनोखे अंदाज को देखकर या ये अनोखे वर्ड्स जो आपके लिए फेमिलियर नहीं है, देख के डरिएगा मत। जस्ट आपको फेमिनिस्ट टेक्स्ट एंड फेमिनिस्ट टेक्स्ट से रिलेटेड जो फेमिनिस्ट्स को बुलाए गए थे वो टर्म्स भी याद करने ज़रूरी है, उनकी नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप ये सीख लेंगे तो इट वोंट बी दैट स्केरी इन द एग्ज़ाम। फिर एक वर्क था फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन द विल्डरनेस बाय एलिन शोवॉल्टर। एलिन शोवॉल्टर के वर्क्स तो आएंगे ही आएंगे, इस बार ये वाला आया था, बट उनके सारे वर्क्स की जानकारी होनी ज़रूरी है। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन द विल्डरनेस, इसमें लिखा था द एसे हाईलाइट्स द नीड फॉर फेमिनिस्ट थ्योरीज टू वर्क आउट अ फ्रेमवर्क दैट दे कैन शेयर। मतलब उन्हें एक अम्ब्रेला में साथ में लाने की कोशिश की गई है। फिर ये था एक क्वेश्चन बेटी फ्रीडन पे था। बेटी फ्रीडन वाज अ feminist. She was a pioneer of second wave feminism. Betty Friedan was a key figure in the women's movement in United States. Her 1963 work, The Feminine Mystique, often credited with sparking the second wave of American feminism. तो ये भी मैडम बहुत ही बड़ी और फिनोमिनल फिगर है हमारे फेमिनिज्म में। इनके ऊपर ये क्वेश्चन आया था कि व्हाट डेरोगेटरी टर्म वाज यूज्ड बाय द फेमिनिस्ट क्रिटिक बेटी फ्रीडन फॉर फेमिनिस्ट दैट लेटर बिकेम देयर नेम। इन्होंने एक डेरोगेटरी टर्म यूज़ किया था, लेकिन बाद में जिनके लिए यूज़ किया था उन्हीं लोगों ने वो उस वर्ड को, उस टर्म को अपना लिया और अपना टाइटल बना लिया, एंड दैट टर्म वाज लेवेंडर मेनेंस. शी हैड यूज्ड इट टू रेफर टू लेस्बियंस विद इन द फेमिनिस्ट मूवमेंट. दिस टर्म was used to express her concern that the association of feminism with lesbianism would harm the movement's broader appeal. लेकिन ये पड़ गया उल्टा. Ironically, the term was later embraced by lesbian feminists who used it as a rallying cry and even formed a group. एक ग्रुप भी आगे जाकर उन्होंने फॉर्म कर दी, वो हो रहा है, वो जाने जा रहे इस नाम से लेवेंडर मेनेंस. So they protested their exclusion from the mainstream feminist movement. Coming to the end of our discussion, we had some very simple question. ये तो आप देखोगे बोलोगे ये तो easy peasy था. लेक पोइट्स के ऊपर क्वेश्चन था. Who were the lake poets? राइट आंसर्स इसमें से था विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज. उसमें वैसे तो ये वो पोएट्स हैं जो लेक डिस्ट्रिक्ट में 19th सेंचुरी इंग्लैंड में रह रहे थे और अपनी पोइट्री लिख रहे थे. और मेन
मेनली ये 3 फिगर्स एसोसिएटेड थे, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज और रॉबर्ट साउदी। फिर एक क्वेश्चन था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे कि हु इज़ नॉट अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस राइटर। आपके ऑप्शंस दिए गए थे थॉमस हार्डी, वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस और मार्सेल प्रोस्ट। राइट आंसर्स थॉमस हार्डी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस राइटर नहीं थे। ये बहुत ही इजी आंसर है, इसलिए क्योंकि आपको याद रखना है थॉमस हार्डी जी बहुत बड़े पेसिमिस्ट थे, उनके वर्क्स में आपको पेसिमिज्म भर भर के दिखाई देगा, लेकिन वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में नहीं लिखते थे। इसके राइटर्स थे जेम्स जॉयस, नोन इन वर्क्स लाइक यूलिसिस, वर्जीनिया वुल्फ जी, इन्होंने मिसेस डैलोवे में, द लाइट हाउस में, द वेव्स में इस तरह का नरेटिव स्टाइल यूज किया है। एंड विलियम फॉकनर भी थे और मार्सेल प्राउस्ट भी। लास्ट में हमारे पास थे कुछ ऐसे क्वेश्चन जैसे कि रोमांटिक एज। रोमांटिक एज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए गए थे, 5 ऑप्शन दिए गए थे जैसे समझ लो, और उसमें से आपको पहचाना था विच वॉज द राइट फीचर्स ऑफ रोमांटिक एज। जैसे कि एक ऑप्शन ये दिया गया था कि रोमांटिसिज्म वॉज अगेंस्ट नियोक्लासिसिज्म। नियोक्लासिसिज्म के जो रिजिड रूल्स हुआ करते थे उससे अगेंस्ट रोमांटिसिज्म थी या नहीं, दैट वॉज वन ऑफ द राइट ऑप्शन कि येस, neoclassicism was focused on universal truth, whereas romanticism focused on contemporary events and sublime and personal subconscious. फिर थे identify the poet, पोएट्री की लाइन्स दी गई थी। पोएट्री के इन लाइन्स में एक जो स्टूडेंट्स को याद है वो था I am not cute or built to suit a fashion model size. But when I start to tell them, they think I am telling lies. ये पोएम पहचानिए ज़रा, ये है फिनोमिनल वुमन बाय अ वुमन हु इज़ एक्चुअली फिनोमिनल, दैट इज़ माया एंगलू। ये इनकी पोएम की जो लाइन थी स्टूडेंट्स को याद थी। ये भाई ये बता रही है मैं क्यूट या वो कन्वेंशनल जो आपने एक ब्रैकेट बनाकर रखा है फिगर विगर का, मैं उस ब्रैकेट में हूँ नहीं, मुझे घुसाने की कोशिश मत करो। That is what she is trying to say, that I am a powerful woman and I am not going to alter myself to suit the conventional small bracket of beauty, the superficial beauty. फिर आपके पोएम्स, आपके पोइट्स जो इंडियन पोइट्स थे उसमें से कमला दास की एक पोएम आई थी, उसके लाइन्स दिए गए थे, पहचानने थे। मिसिज़म एजिकियल जी की भी पोइट्री की लाइन्स आई थी। लिंग्विस्टिक्स में बहुत ही सिंपल मैच द फॉलोइंग, बहुत ही बेसिक मैच द फॉलोइंग टर्म्स आए थे। बेसिक यूजीसी नेट एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर स्टडी अगर बहुत ही अच्छे से रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन पेपर PYQ सॉल्व करेंगे, तो आप कोई भी बेसिक लिंग्विस्टिक टर्म्स के ऊपर मैच द फॉलोइंग सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि फोनोलॉजी रेफर्स टू द रूल्स ऑफ गवर्निंग द स्ट्रक्चर एंड सीक्वेंस ऑफ द स्पीच साउंड। एक जैसे कि था सेमेंटिक्स पे, सेमेंटिक्स इज द वे अंडरलाइंग कंसेप्ट्स आर एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स एंड वर्ड कॉम्बिनेशंस। सिंटैक्स, मॉर्फोलॉजी और इस तरह के जो सिंपल लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड टर्म्स होते हैं, बेसिक अगर आप पढ़ लेंगे तो भी आप आंसर कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। सो आई होप दैट दिस एनालिसिस वाज हेल्पफुल। आई होप कि आप लोग इसमें से समझ पाए होंगे, अपने नोट्स बना पाएंगे एंड अगले साल का एग्ज़ाम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर SVPU PET 2025. Thank you and please like, share, follow and subscribe to our channel.